हाय एवरीवन। तो यार हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू एनिमे सीरीज के साथ और आई होप कि आप सभी को ये सीरीज पसंद आएगी। तो यार वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और यार आप सभी की सपोर्ट से हमारे 700 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर हेतुगरी बादशाही को देखते हैं। उस पर बहुत से लोग अटैक करने लगते हैं, तो एक एक करके वो उन लोगों को मारने लगता है और कुछ ही देर में वो उन सभी लोगों को मार देता है। और तभी वहां पर एक और यूनिट आ जाती है और उसका कैप्टन कहने लगता है कि मैं उसे मार डालूंगा। और ये कह के वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं तो बादशाही जा रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़की आकर उससे कहने लगती है मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया और आज रात तुम्हारी मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा। और ये कह के वो उस पर अटैक करने लगती है। तो हेतुगरी बादशाही उसके अटैक से डॉज करने लगता है, लेकिन वो खुद ही जमीन पर गिर जाता है और उसके सर में लग जाती है। तो ये देखकर वो लड़की रुक जाती है और कहने लगती है क्या ये अब्बा हेतुगरी बादशाही है। तो हेतुगरी बादशाही उस लड़की को अपना नाम रोरोनी बताता है और वो कहने लगता है मैं इस टाउन में अभी आया हूँ। तो वो लड़की उससे कहने लगती है भले ही तुम तलवार चलाने वाले हो, लेकिन तुम्हें ब्लेड ले जाने की अनुमति नहीं है। और ये कह के वो उसकी तलवार को निकाल लेती है और उसे देखने लगती है। तो रोरोनी उससे कहने लगता है क्या तुम इस ब्लेड से किसी को मार सकती हो। तो वो लड़की उससे कहने लगती है तुम नहीं मार सकते, लेकिन तुम इतनी बेकार तलवार लेके क्यों चलते हो। और तभी वहां पर पुलिस वालों की सीटी बजती है, तो उसे सुनकर वो लड़की वहां से भागने लगती है। और रोनी कहने लगता है ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है। और फिर हम देखते हैं एक बड़ा सा लुटेरा अपनी तलवार से कुछ पुलिस वालों को मार देता है और वो कहने लगता है तुम सब कमजोर हो। तो उसे देखकर पुलिस ऑफिसर्स डरने लगते हैं और वो कहने लगते हैं वहीं रुक जाओ बादशाही। और तभी वो लड़की वहां पर आकर उस लुटेरे पर अटैक कर देती है, लेकिन वो लुटेरा अपनी तलवार से उस लड़की के हाथ पर ही कट मार देता है और वो उस लड़की पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत स्पीड से रोनी आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम एक लापरवाह हो। और तभी वहां पर कुछ और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लुटेरा कहने लगता है मैं बादशाही हूँ और लोग मुझे हेतुगरी बादशाही कहते हैं। और ये कहकर वो वहां से भागने लगता है और उसे देखकर वो लड़की उसके पीछे जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी रोनी उसे उठा लेता है और वो कहने लगता है कि घायल होने पर बहुत देर तक पीछा करना घातक हो सकता है और वो पहले से एक निश्चित शॉर्ट स्टाइल का दावा कर चुका है। तो वो लड़की कहने लगती है कि कामिया कैसेंड्रियो हमारी शॉर्ट स्टाइल है और वो हत्या करने के लिए हमारे नाम का यूज कर रहा है, तो मुझे नीचे उतारो, मैं उसे अभी पकड़ने जा रही हूँ। तो रोनी उससे कहने लगता है यदि तुम अभी जाओगी तो तुम उसे नहीं पकड़ पाओगी और इससे पहले पुलिस हमारी जांच शुरू करे, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रोनी कुछ नाम देख रहा होता है और एक ओल्ड मैन जिसका नाम केहे होता है वो उस लड़की के घाव पर मेडिसिन लगा रहा होता है और उस लड़की का नाम काउरू होता है। और वो बताने लगती है कि स्टार्टिंग करने के लिए एक बहुत छोटी शॉर्ट स्टाइल हमारी थी, लेकिन हमारे पास लगभग 10 स्टूडेंट्स हुआ करते थे और हम एक साथ मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन 2 महीने पहले उस आदमी ने अचानक हत्या शुरू कर दी और बादशाही नाम के डर से सभी स्टूडेंट्स चले गए और टाउन में कोई भी हमारे डोजो के करीब भी नहीं आना चाहता है। और वो कामिया कासिंद्यू का होने का दावा क्यों करता है और क्या वो सचमुच बादशाही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जल्दी से जल्द उसके अत्याचार को खत्म करना होगा। तो रोनी उससे कहने लगता है वो आदमी तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये स्वीकार करने में सक्षम होना कि दूसरा तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है स्वॉर्डमैन होने का हिस्सा है और स्वॉर्ड स्टाइल की प्राइड इम्पोर्टेंट नहीं है और इसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही नहीं है। ये सुनकर काउरू चौंक जाती है और वो कहने लगती है कि कामिया कासिंड्रियो एक स्वॉर्ड स्टाइल है जिसे मेरे फादर ने मेजी एरा में बनाया था और बाकुमात्सु एरा की अशांति से बचे रहने के बाद मेरे फादर को जानलेवा तलवारें मंजूर नहीं थी, तो जीवन देने वाली तलवारों की महत्वाकांक्षाओं के साथ वो इसे सब कुछ दे रहे थे जो उनके पास 10 सालों से था, लेकिन फिर भी उन्हें साइन एंड वॉर के लिए भेज दिया गया एक ऐसी जगह पर जो उनके अपने आदर्शों से बहुत दूर थी और उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। और मेरे फादर की विरासत वाली शॉर्ट स्टाइल कामिया कासिंड्रियो एक जीवनदायी तलवार को आदर्श बनाती है, लेकिन ये एक जानलेवा तलवार से कलंकित हो गई है और मैं जो फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रही हूँ तुम उसे नहीं समझ पाओगे। तो रोनी उससे कहने लगता है किसी भी स्थिति में तुम उस हाथ के साथ आज रात में चक्कर नहीं लगा सकती हो, तो अगर तुम सेफ साइड में रहो तो ये बेस्ट होगा। और ये कह के रोनी वहां से जाने लगता है, लेकिन वो जाते जाते कहने लगता है कि सबसे पहले कोई व्यक्ति जीवनदायी तलवार की तलाश में है और इसके अलावा तुम्हारे लेट फादर उनकी शॉर्ट स्टाइल की बस नहीं करेंगे और अपनी बेटी के जीवन की कीमत पर उसकी रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। और ये कह के रोनी वहां से चला जाता है और रोनी के जाने के बाद केहे काउरू से कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसे किसी व्यक्ति के सामने खुलकर बात नहीं करनी चाहिए और रोनी लाइफ में फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं है और तुम अपनी भलाई के लिए बहुत अच्छी हो। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं काउरू और केहे एक जगह से जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ पुलिस वालों ने रोनी को पकड़ रखा होता है। तो
रुरोनी को देखकर काओरू उन पुलिस वालों से कहने लगती है कि इस आदमी ने क्या किया है। तो एक ऑफिसर उससे कहने लगता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो वो अबॉलिशमेंट एक्ट की अवज्ञा कर रहा है और अगर मुझे याद है तो तुम्हें तो बत्तोसाई के डोजो से हो। ये सुनकर काओरू कहने लगती है मैं आपको बता रही हूँ कि ये झूठा आरोप है। तो वो ऑफिसर उससे कहने लगता है क्या तुम एक ऑफिसर के खिलाफ जा रही हो। लेकिन तभी के उस ऑफिसर से कहने लगता है प्लीज ज्यादा गुस्सा मत हो, आओ इसे शांति से सुलझा ले। और ये कह कि वो उसे कुछ पैसे दे देता है। तो वो ऑफिसर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है और रुरोनी कहीं से कहने लगता है कि मैं आपकी कृपा से बच गया हूँ। और तभी काओरू उससे कहने लगती है कि तुम अभी भी इस टाउन में हो और क्या तुम्हें यहाँ कुछ करना है। तो रुरोनी मना करता है और वो कहने लगता है कि वैसे उस चौराहे हत्यारे के मामले में क्या हुआ। तो काओरू कहने लगती है कि हाँ मेरे पास कुछ सुराग है कि अपराधी कौन हो सकता है। और काओरू बताने लगती है कि पड़ोसी टाउन में एक स्वॉर्डमैनशिप डोजो है लेकिन आजकल ये गैम्बलर्स और ठग्स का अड्डा बन गया है और जाहिर तौर पर एक सामुराई स्वॉर्डमैन ने 2 महीने पहले कंट्रोल ले लिया था और वो आदमी बहुत बड़ा बताया जाता है 6.5 फुट के करीब। तो क्या ये गड़बड़ नहीं लगता। और क्रॉस रोड पर हत्याएं भी लगभग 2 महीने पहले शुरू हुई एक स्किल्ड स्वॉर्डमैन द्वारा जो लगभग उतना ही लंबा हो। और तभी के कहने लगते हैं कि मुझे डिनर की तैयारी करनी है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें देखकर रुरोनी कहने लगता है कि ये आदमी किस प्रकार रिलेटेड है। तो काओरू कहने लगते हैं कि वो एक लिव-इन सर्वेंट की तरह है और ये मेरे फादर के डेथ के ठीक बाद की बात है और उसे मेरी चिंता होने लगती है और वो मुझसे कहता है कि मुझे डोजो बेच देना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। तो रुरोनी उससे कहने लगता है कि उसका बैकग्राउंड। तो काओरू कहने लगती है कि मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने कभी पूछा ही नहीं और किसी के लिए पास की 1 या 2 कहानियां होना आश्चर्य की बात नहीं है जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं और यही मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ। और क्या इसीलिए तुम रुरोनी नहीं हो। तो ये सुनकर रुरोनी उससे कहने लगता है तुम सही हो। और काओरू से कहने लगती है कि तुम्हारे पास रहने के लिए पैसे नहीं है ना तो फिर तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं रहते। तो रुरोनी उससे कहने लगता है कि मुझे कुछ काम निपटाने हैं इसीलिए मैं दूसरे दिन आऊंगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो काओरू से रोक कर कहने लगते है मेरी मदद करने के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहने का मौका नहीं मिला तो सॉरी। तो रुरोनी उससे कहने लगता है कि रुरोनी को छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं। रुरोनी उसी डोजो के सामने खड़ा होकर बार बार कह रहा होता है कि माफ करो माफ करो। तो वहाँ से एक बंदा बाहर आता है और वो कहने लगता है कि मिस्टर हिरुमा यहाँ नहीं है तो दूसरी बार वापस आना। तो रुरोनी कहने लगता है अच्छा तो उसका नाम हिरुमा है लेकिन मैंने तो पूरी तरह से मान लिया था कि उसका नाम क्रॉस रोड किलर बात्तोसाई है। ये सुनकर वो बंदा चौंक जाता है और तभी इस डोजो के अंदर से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं और रुरोनी को घेर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काओरू के पास आके कहने लगता है सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और हमें तुम्हारे एक स्टैंप की जरूरत है और उसके साथ ही स्टेट और लैंड हमारी हो जाएगी। और तभी वहाँ पर वो लुटेरा आ जाता है तो उसे देखकर काओरू चौंक जाती है और उस लुटेरे का नाम गोहे हिरुमा होता है और वो के का छोटा भाई होता है। और वहाँ पर उनके और साथी भी आ जाते हैं तो उन्हें देखकर काओरू एक लकड़ी की सॉर्ड उठा लेती है। तो के उससे कहने लगता है कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चला है और हितोग्री बत्तोसाई के नाम का यूज करना भी हमारे पक्ष में रहा है। इनफैक्ट वो एक लेजेंडरी मैन स्लेयर है जिसका अस्तित्व सबसे ज्यादा संदिग्ध है। और तभी काओरू गोहे पर अटैक कर देती है लेकिन गोहे एक ही झटके में उसकी सॉर्ड को तोड़ देता है और वो एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता है और वो कहने लगता है कि वायलेंस अस्तित्व में है और हत्या इसकी सोल है और यही एक स्वॉर्डमैनशिप का असली नेचर है। और तभी कहे काओरू के अंगूठे को काट कर उस पेपर वर्क पर स्टैंप लगवा लेता है और वो कहने लगता है कि अब ये लैंड और स्टेट हमारी हुई। लेकिन तभी वहाँ पर रुरोनी आ जाता है और वो कहने लगता है कि सॉरी मैं लेट हूँ लेकिन मैंने पूरी कहानी सुनी है और उसने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। तो गोहे उससे कहने लगता है कि क्या तुम भी इस लड़की की तरह जीवनदायी तलवार के बारे में बात कर रहे हो। तो रुरोनी कहने लगता है नहीं और स्वॉर्डमैनशिप का मतलब मर्डर है। और मिस कोरू मीठी भोली भाली झूठ बोलती है लेकिन ऐसी भयानक सच्चाई के सामने मुझे मिस कोरू के भोले भोले झूठ पसंद है और मैं चाहता हूँ कि उसका झूठ इस दुनिया का सच बन जाए। तो ये सुनकर गोहे अपने आदमियों को रुरोनी पर अटैक करने के लिए इशारा करता है। तो रुरोनी उनसे कहने लगता है अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो जल्दी करो और पीछे हट जाओ। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते और रुरोनी पर अटैक कर देते हैं लेकिन रुरोनी अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्लैश में 4 से 5 लोगों को मार देता है। तो ये देखकर सबके सब चौंक जाते हैं और रुरोनी बहुत स्पीड से एक एक स्लैश में 5-5, 10-10 लोगों को मारने लगता है और वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और बहुत स्पीड से वो उन लोगों को मार रहा होता है और कुछ ही देर में वो उन सभी लोगों को मार देता है। और फिर वो कहने लगता है कि मैं एक बात बताना भूल गया कि हितोग्री बात्तोसाई की तलवार कामिया कासेंद्यू की नहीं है। ये एक एंशिएंट स्वॉर्ड आर्ट है जिसकी जड़ें सेन गोकू एरा में है और इसकी स्वॉर्ड स्टाइल का नाम हिदेन मित्सुर्गी रियू है और ये गॉडली स्पीड से चलने वाली एक जानलेवा तलवार है। तो गोहे काओरू को छोड़कर अपनी तलवार निकाल लेता है और वो सीधा रुरोनी पर अटैक कर देता है और वो कहने
कहने लगता है कि इस दुनिया को दो बादशाही की जरूरत नहीं है, लेकिन रुरोनी तुरंत उसके ऊपर आ जाता है और वो एक ही अटैक में उसे जमीन में गाड़ देता है। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे बादशाही नाम से कोई पछतावा या लगाव नहीं है, पर फिर भी मैं इसे तुम जैसे किसी व्यक्ति को नहीं सौंप सकता। और ये कह के वो केही के पास आ जाता है और कहने लगता है तुम मास्टरमाइंड थे, इसीलिए तुम इतनी आसानी से नहीं छूटोगे। तो रुरोनी को देखकर केही की फट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है और रुरोनी उस पेपर वर्क को फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और वो कहने लगता है कि मिस काओरू, मुझे माफ करना कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन मेरा तुम्हें बेवकूफ बनाने या कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था, तो मुझे माफ करना। और फेयरवेल कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो काओरू उसे रोकती है और वो कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं शॉर्ट स्टाइल को वापस लाऊं और अकेले चलाऊं, और तुम कम से कम मेरी थोड़ी मदद कर सकते थे। तो रुरोनी उससे कहने लगता है कि मैं इसके खिलाफ एडवाइस देता हूँ और ये तुम्हारे लिए अपना नाम साफ करने का मौका है। तो काओरू उससे कहने लगती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि बादशाह यहाँ मेरे साथ रहो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रुरोनी तुम यहाँ रहो। और ये बात उसके मुंह से निकल जाती है। तो वो कहने लगती है ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो बस जाओ, लेकिन जाने से पहले क्या तुम मुझे अपना असली नाम भी बताना नहीं चाहते। तो रुरोनी कहने लगता है केंसेन हिमुरा मेरा वर्तमान नाम है और मैं ट्रेवल करते करते थक गया हूँ, लेकिन अगर ये तुम्हारे साथ ठीक है तो फिलहाल मैं यहीं रहूंगा। तो ये सुनकर काओरू खुश हो जाती है और वो उससे कहने लगती है कि एक मिनट रुको, अगर तुम बाकुमात्सु एरा में एक वॉरियर थे तो तुम्हारी वास्तव में एज कितनी है, और उस चेहरे के साथ तुम 30 से ज्यादा की नहीं हो सकते, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।